You must have seen and hopefully enjoyed the Prashant Kishore discussion that Manish and I had. Today we're going to talk about Tejasvi Yadav, the young RJD leader. He's not even 40. And I think his is the biggest family today, I think, in Indian politics. Father being Chief Minister, mother being Chief Minister, Misa Bharti, Rohini, and his brother Tej Pratap, who's not very popular with the family at the moment. So it's a team you're buying, not an individual. So what does he bring? What is his current situation as far as politics is concerned? How is his party placed in the coalition in the India Mahgabandhan coalition? और जैसा कि आपने एज से स्टार्ट किया, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, अब आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में उम्र उनकी भले ही कम हो, वो 36-37 साल के होंगे, लेकिन अपने कंधे पर, यानी कि भले लालू यादव, राबड़ी देवी उनके माता पिता हों, लेकिन माइनस लालू यादव, राबड़ी देवी, वो 3 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें एक विधानसभा चुनाव 2020 का, 2019 का लोकसभा, 2024 का लोकसभा चुनाव इसमें शामिल है। हाँ, जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात की जाए दोरा, तो तेजस्वी यादव का 2 चुनाव में परफॉर्मेंस जो है 2019 के चुनाव में काफ़ी खराब रहा था, लेकिन 2020 के चुनाव में पहली बार बिहार की राजनीति में आपने भी देखा है, 2005 के से आप वहाँ पर ट्रैवल करते रहे, बिहार में बेसिक चीज़ों पर चुनाव होता था कि सड़कें हम आपकी अच्छी कर देंगे, आपको बिजली अगर आपने मौका दिया तो बिजली देंगे। 2015 में जब नीतीश और लालू साथ थे तो साथ निश्चय की बात हुई थी, लेकिन 2020 में पहला चुनाव था जब किसी ने ये कहा था, और तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर हम आ गए तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उस समय हम लोगों को भी लगा था कि ये आखिर कैसे संभव है, लेकिन और अगर आपको याद हो तो नीतीश कुमार से लेके बीजेपी के भी सारे नेताओं ने उनका काफ़ी मजाक उड़ाया था, लेकिन उस समय वो सरकार नहीं बना पाए। लेकिन जिस प्रकार का उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस रहा था बिहार की राजनीति में, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आरजेडी आई थी 2020 के चुनाव में, और काफ़ी ज़्यादा गैप भी नहीं था, 110 उनके महागठबंधन को मिला था और 123 जो है वो एनडीए को मिला था। लेकिन जब वो 17 महीनों के लिए नीतीश कुमार के साथ में सरकार में आए, तो वो शायद पहला बार, ये अब बिहार के इतिहास में ये पहला बार हुआ था कि किसी सरकार ने जो एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन निकालने से लेके अपॉइंटमेंट लेटर तक 4 लाख से अधिक शिक्षकों को दिया गया। और वो अमूमन क्या होता है कि आप किसी भी राज्य में जब आप इतने मास स्केल पे रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसमें फेवरेटिज्म होता है कि आपने अपनी जाति के लोगों को किया, और या तो आपने पैसे का काफ़ी खेल होता है। लेकिन वो शायद बिहार के इतिहास में आप कह सकते हैं कि वो पहला रिक्रूटमेंट था जिसमें वो जो पूरी तरीके से ग्लिच फ्री था, यानी कि टीचर्स का रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट जो है वो बिहार लोक सेवा आयोग कर रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव का जो है, अगर आप बिहार में देखेंगे तो जैसे आप लालू यादव का नाम लेते हैं तो सोसाइटी में आपको काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन मिलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए उतना ज़्यादा वो पोलराइजेशन नहीं होता, क्योंकि लगता है कि ही इज़ ए मैन whom you can trust, and he's a man who, whatever he promises, he can deliver. So you're saying that the fact Lalu is not a benefit to him, that keeping Lalu out of campaigning is something that is good for him. देखिए, निश्चित रूप से जो लालू यादव की लेगेसी है उसका प्लस भी, पॉजिटिव भी है, माइनस भी है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि उनको एक सॉलिड वोट बैंक का चंक मिला है, माई का जो वोट बैंक है, और उसमें भी तेजस्वी यादव ने एक रियलाइज किया कि जो उनके पिताजी थे, लालू यादव थे, वो कुछ ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, और जो कि सही नहीं था। और वो 2020 के विधानसभा चुनाव में भी और 24 के लोकसभा चुनाव में हमने ज़्यादा खासकर देखा कि नॉन यादव कास्ट को उन्होंने रीच आउट किया। देखिए, बिहार में अगर आप देखेंगे तो लालू यादव ने एक बड़ा सोशल कोलिशन बनाया था, बैकवर्ड्स, दलित्स, मुस्लिम का, लेकिन उस कोलिशन को वो होल्ड, यानी कि उसको मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंट्रलाइजेशन यादव के या मुसलमानों को लेकर हुआ, जिसके कारण जो नॉन यादव बैकवर्ड्स थे वो उनसे ड्रिफ्ट किए। क्योंकि यादवों का जो एक पैटर्न है, चूंकि वो न्यूमेरिकली 16% से ज़्यादा हैं,
तो वो सोसाइटी में काफी डोमिनेट करते हैं, जिसके कारण जो अन्य जो जातियां हैं, खासकर जो ईबीसी कास्ट हैं, वो उनसे एंटोगनाइज होती हैं, उनसे दूर रहती हैं, या उनके खिलाफ जब चुनाव का समय आता है तो वो पोलराइज करती हैं। Okay, so let's now ask ourselves, when he goes to the battle this time, who will he take, which parties will he take with him, and what are their strengths and weaknesses? देखिए, उनके साथ जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं प्लस है या माइनस है, कि उनके साथ जो अलायंस पार्टनर हैं, जैसे एनडीए का आप अलायंस देखेंगे तो उसमें अगर नीतीश और बीजेपी हैं, तो दोनों के पास में आज की तारीख में डबल डिजिट का वोट शेयर है। करेक्ट। साथ ही साथ चिराग पासवान अगर आ जाते हैं तो उनके पास भी 5-6% जो पासवान जाति के जो वोटर हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जीतन राम मांझी का जो कास्ट है, या उपेंद्र कुशवाहा है, उनके कास्ट का भी सेंटिमेंट उसके साथ जुड़ता है। लेकिन तेजस्वी यादव को एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो एडवांटेज नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी है जो सीटें बहुत चाहती है, लेकिन उसका अपना कोई ऑन द ग्राउंड, राइट? हाँ, वो सोशल बेस उनके पास में वो इंटैक्ट नहीं है। कोई ऐसा वोट बैंक, कोई ऐसी जाति नहीं जो कह सके कि हमारे आने से जो है आपको उसका पूरा वोट ट्रांसफर हो पाएगा। सीपीआईएमएल है, सीपीआईएमएल का लेकिन स्मॉल पॉकेट्स, सीपीआईएमएल सेंट्रल बिहार के कुछ विधानसभा क्षेत्र में उनका काफी ज्यादा प्रभाव है। ईबीसी के जातियों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। अगर वही एक कारण है कि आरजेडी और सीपीआईएमएल पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में सेंट्रल बिहार में उन्होंने स्वीप किया था। लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस सेंट्रल बिहार में सबसे अच्छा रहा था। यहां तक कि सीपीआईएमएल ने आरा और विक्रमगंज की 2 सीटें जीती। औरंगाबाद की सीट आरजेडी ने जीता है। तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे, वीआईपी पार्टी है मुकेश मल्ला, वो आज की तारीख में साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान की तरह कल वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। द क्वेश्चन इज, does it make, they have no representation in the upper castes because the Congress is no longer hold. Does it make sense for them to approach, will they approach say a PK? Because PK brings the upper castes, right? देखिए, लेकिन अगर पीके जिस दिन आरजेडी के साथ जाएंगे उसी दिन उनकी राजनीति का जो टेक ऑफ है ना, वहीं पे उनका क्रैश लैंडिंग भी हो जाएगा। वो उसका कारण है कि अपर कास्ट, अगर आप अपर कास्ट से आते हैं और अगर आप तेजस्वी यादव के साथ में अगर आप अलायंस करते हैं, तो वो आपकी राजनीति के, आप कह सकते हैं कि आप एक तरह का अपना पॉलिटिकल ऑबिचुअरी खुद से लिखेंगे। Then how does it help if he goes with Paswan? He is a Brahmin. Other castes are lower than in the hierarchy than Brahmins. So whether he goes with the Paswan or with a Yadav, Paswan brings a much smaller number of votes. Yadav brings more votes. What sense does it make him to? Why should he go with पासवान एंड नॉट विथ तेजस्वी? देखिए, पासवान के साथ जो है, पासवान दलितों के बीच में सबसे डोमिनेंट कास्ट है न्यूमेरिकली भी, और उनका जो सोशल बिहेवियर भी रहा है, वो एक तरह से एंकर कास्ट रहे हैं दलितों के बीच में। लेकिन ब्राह्मणों का अगर आप देखेंगे, पॉलिटिकल अगर आप इतिहास को देखेंगे, तो ब्राह्मणों का दलितों के साथ में जो एक उनका एक पॉलिटिकल अलायंस रहा है। जमीन के ऊपर जो है पॉलिटिकल रियलिटी यही है कि कोई उनमें, लेकिन आप कभी भी बिहार की राजनीति को उठा के देखेंगे तो जो जिस समय कांग्रेस का दबदबा था, उस समय भी जो बैकवर्ड कास्ट थे, खासकर यादव, कोयरी, कुर्मी, ये लोग उस समय त्रिवेणी संघ बना था और ये जो समाजवादी धारा को ज्यादा सपोर्ट करते रहे। What you are suggesting suggests there is no chance for the RJD. You made that argument. You made the argument actually that RJD is not going to get anywhere because it doesn't have this base, it doesn't have that base, it's all dead, it's gone. So how is it going to try and win? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि तेजस्वी यादव का बिहार के सत्ता में आने का जो सपना है, वो दो ही पॉसिबिलिटी से वो पूरा हो सकता है। एक, प्रशांत किशोर बीजेपी को इतना डैमेज करे जिसके कारण बीजेपी जेडीयू दोनों को उसका नुकसान उठाना पड़े और उसका नेचुरल फायदा जो है वो आरजेडी तेजस्वी यादव के लेड अलायंस को, महागठबंधन को मिले। दूसरा, तेजस्वी यादव जो अपने अलायंस के अंदर, खासकर अपने आरजेडी में जो उनके कोटे का सीट है, करीब 140 से 150 सीटें लड़ते हैं, उसमें अगर उन्होंने नॉन यादव, उन्होंने उस 150 सीटों के अंदर सोशल इंजीनियरिंग की, नॉन यादव कास्ट को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया, वैसी स्थिति में जो है निश्चित रूप से
उनका जो है सत्ता में आने का जो मकसद है या जो लक्ष्य है वो पूरा हो सकता So है। what did he do in 2020 and 2024? The same Mark Bandar existed. What did he do in 20? Does he give seats? Because the results weren't terribly good. देखिए 2020 के चुनाव में जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो उन्होंने नौकरी की बात की उस समय काफी, वो कोरोना का पहला दौर था, उस समय इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा था और जिसकी नाराजगी जो है बीजेपी जेडीयू को झेलना पड़ा। साथ ही साथ चिराग पासवान ने खासकर जेडीयू के उम्मीदवारों को टारगेट किया था। लेकिन 2025 थोड़ा डिफरेंट होगा। लोगों ने देखा है कि तेजस्वी ने जो वादा किया था उसको पूरा भी किया है। अब देखना यह है कि तेजस्वी इस बार ऐसा कौन सा वादा करते, खासकर महिलाओं के लिए। देखिए बिहार में जो जमीन पर जो कहते हैं सत्ता का ताज या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा वो बिहार की महिला वोटर तय करेंगी। और अगर बिहार की महिला वोटर उनके ऊपर जो है ये 2500 रुपया अगर आपको हर महीने देंगे, अगर ये काम कर गया, अगर वो जेडीयू से वो उस वोट में अगर डिवीजन हो गया तो निश्चित रूप से। But just today the papers say that Nitish has promised so much to watchmen, so much to cooks, so much to. So these promises, like they were made in Maharashtra, they've already been made. Now the question is also, many people asked when Tejasvi gave those jobs, it's not his jobs, his government gave the jobs. He'd made the promise, but the money for the jobs came from the state treasury, not from him. हर आदमी वादा करता है, पैसा तो आखिर सरकार के ही ट्रेजरी से जाता है। करेक्ट। जैसा कि मैंने कहा कि आज की तारीख में नीतीश कुमार कई सारे वादों को, या जो भी सरकारी नौकरी में है या कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उनको पैसे उनके बढ़ा रहे हैं। लेकिन पैसे बढ़ा रहे हैं उन्हीं लोगों के जिनको आरजेडी या कांग्रेस या प्रशांत किशोर वादा कर रहे हैं। यानी कि एजेंडा आज की तारीख में भी विपक्ष सेट कर रहा है और नीतीश कुमार या एनडीए की जो सरकार है वो ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जिसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो। Sorry, what is RJD promising? Why should I vote for RJD? What is it saying? देखिए आज की तारीख में आरजेडी का जो सबसे बड़ा अभी तक का, अगर आप कह सकते हैं कि वो फिर से कह रहे हैं कि हम 5 लाख से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। जो दूसरी बात है, जो आप ये जो सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को अगर उनकी सरकार आ गई तो महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। अब सवाल यह है कि आप कह सकते हैं कि आखिर अगर वो वादा कर रहे हैं, नीतीश कुमार को मालूम है, तो वो इस वादे को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि अगले 45 दिनों में जब तक उनकी सरकार, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता है, तो क्या नीतीश कुमार भी महिलाओं के लिए कोई स्पेशल स्कीम लागू करते हैं या नहीं। But the question is, where is the money for this coming from? I mean, Bihar is not the richest state in the country. Even Maharashtra, which promised Ladli for the girls, is now having a problem. Doesn't give it to everybody, gives it late. So where is Bihar is not a resource-rich state. Is Mr. Modi going to come and bail it out? देखिए निश्चित रूप से अगर आपके पास डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र सरकार इतना तो इंश्योर करती है कि आप समय पर सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके वेतन के लिए तो कोई क्राइसिस नहीं होता। अगर आप महाराष्ट्र में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, लेकिन जहां भी ये इस तरीके की लाडली बहना स्कीम वगैरह शुरू हुआ है वहां पर हम लोगों ने यह देखा है कि जो सरकार के अन्य विकास के जो कार्यक्रम हैं वो काफी, उसका जो बजट काफी कम किया जाता है, जिसका काफी असर दिखता है। So Bihar is what is the future in terms of coalitions, in terms of governance in Bihar? देखिए बिहार में कोई भी सरकार आएगी उसको अपना खजाना खोल कर रखना होगा। खासकर खजाना खाली है तो क्या करेंगे, खजाना है ही नहीं। तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन विपक्ष को, वो चाहे तेजस्वी हो या प्रशांत किशोर हैं, उनके पास एक कुशन है कि वो आते ही शराबबंदी खत्म कर देंगे, तो उससे जो भी 15,000 20,000 करोड़ सालाना जो है टैक्स का उनको पैसा मिलेगा, उससे जो है वो दूसरी स्कीम्स को चला सकते हैं। That was a very interesting discussion, Manish. Thanks for sharing your thoughts. डिकोडर पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए डिकोडर।